Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are all good. So students, open your maths book, unit number 6, यूनिटरी मेथड। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसमें हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ओपन करें पेज नंबर 91। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शंस यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेफिनेशन है। डिफाइन रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़ के में मतलब डिफाइन टू रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़ में रेशियो को डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी, आ रेशियो इज़ अ रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स ये रेशियो की डेफिनेशन है। आ रेशियो इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। द सिंबल फॉर रेशियो इज कोलोन। रेशियो शोज हाउ मच ऑफ वन क्वांटिटी देयर इज एंड कंपेयर टू अनदर क्वांटिटी। Ratio are used to make comparison between quantities. In general, the ratio of A to B is written as A ratio B is equal to A divided by या A by A over A divided by B, A over B और A by B भी हम बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मतलब हमारे पास अगर टू क्वांटिटीज़ हैं लेकिन उनकी टाइप सेम हो, मतलब सेम काइंड के हों, सेम किस्म के हों, जैसे वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी हो सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास रेशियो को हम इन दोनों क्वांटिटीज़ के मिड में रेशियो लगाएंगे और वो रेशियो शो करेगा, रिलेशनशिप शो करेगा बिटवीन टू क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इसको हमने कोलोन, इसका सिंबल कोलोन होता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी। अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ए डिवाइडेड बाय बी। फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ 4 to 10 इज़ 4:10 और 4 divided by 10 विच रिड्यूस टू 2:5। अगर हम इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखें 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो 2:5। इफ़ देर इज़ 1 boy and 3 girls वी कैन राइट द रेशियो एज 1 बॉय के लिए और 3 गर्ल के लिए 1:3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो फ्रेंड्स ये तो हमने डिफाइन कर लिया, मतलब रेशियो के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। Define and identify direct and inverse proportion. Direct proportion, it is a relationship between two quantity such that if one increase other also increase। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। It is a relationship between two quantities such that is one increase other also increase. If one decrease the other is also decrease। तो फ्रेंड्स ये रिलेशनशिप होता है टू क्वांटिटीज़ के दरमियान। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही होगी। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो साथ वाली क्वांटिटी भी कम हो रही होगी। मतलब अगर बुक्स बढ़ रही हैं, मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई बुक खरीदने जानी है, ठीक है, तो अगर बुक्स की जितनी हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, मतलब अगर 5 बुक्स लेनी है तो जाहिर सी बात है प्राइस भी बढ़ेगी। तो अगर 10 बुक्स लेनी है तो जाहिर सी बात है तो उसकी प्राइस भी डबल हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी। अगर हम बुक्स कम कर देंगे तो प्राइस भी कम हो जाएगी। तो ये होता है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो इसको आपने माइंड में रखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो साथ में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है बुक की। तो इसी तरह आप देखें इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ़ वन इंक्रीज अदर डिक्रीज। तो ये क्या है, रिलेशनशिप है टू क्वांटिटीज़ के दरमियान में। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही होती है तो दूसरी कम हो रही होती है। इफ़ वन डिक्रीज द अदर इंक्रीज, और अगर कम हो रही होती है तो दूसरी इंक्रीज हो रही होती है। सम सिचुएशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बुक्स खरीदते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, 2-3 बुक्स खरीदते हैं, उसके अंदर पेजेस एक बुक के कम होते हैं, एक के ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह अब 2 बुक्स में कंपैरिजन आ गया ना कि एक बुक की क्वांटिटी ज़्यादा और एक बुक की कम है, तो एक क्वांटिटी बढ़ रही होगी और दूसरी कम हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं कि सम ऑफ द सिचुएशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन कौन सा होता है। तो कुछ सिचुएशंस हैं वो हम देख लेते हैं। मोर आर्टिकल मोर मनी इज़, अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के लिए, ठीक है। मोर आर्टिकल्स मोर मनी इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज। फेवर आर्टिकल्स लेस मनी इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज, ठीक है। ज़्यादा मतलब पैसे, मोर आर्टिकल मोर मनी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है।
बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने के लिए हमें मनी भी ज़्यादा चाहिए होगी, लेस आर्टिकल के लिए हमें मनी भी कम ही चाहिए होगी। मोर मैन एट वर्क मोर वर्क इज़ डन, मतलब जितने आदमी काम करेंगे उतने हमें मतलब हमारा काम जल्दी हो जाएगा। मैन एट वर्क लेस वर्क इज़ डन, तो अगर मैन तो कम मैन मतलब वर्क करेंगे तो और उसके मतलब अगर मैन्स कम होंगे तो हमारा वर्क भी कम होगा। मोर मनी बोरो मोर इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड, मतलब अगर हमने किसी से उधार लिया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना, कि मतलब 1000 के पीछे अगर वो कहे आपने 1050 देना है, तो अगर हम 2000 लें तो हमें 100 पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के ज़्यादा मनी उधार ली जाए तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर कम मनी उधार ली जाए तो कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मोर स्पीड मोर डिस्टेंस इज कवर्ड इन फिक्स टाइम, ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस जल्दी कवर होगा, अगर कम स्पीड होगी तो डिस्टेंस देर से कवर होगा, ठीक है। मोर वर्किंग आवर्स मोर वर्क विल बी डन, ठीक है, जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका काम ख़त्म होगा, और जितना आप कम मतलब जितने कम आप आवर्स मतलब लेंगे उतना आपका स्लो काम होगा। अगर एक काम आप 5 आवर्स में करते हो और उसी काम को आप 3 में कर दो तो मतलब आपने आवर्स ज़्यादा लिए और काम भी जल्दी हो गया, और आपने आवर्स कम लिए और मतलब आवर्स ज़्यादा लेंगे तो काम भी स्लो होगा। तो इसी तरह अब हम देखते हैं सम सिचुएशन ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स मोर मैन एट वर्क, मतलब ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं, लेस टाइम इज़ टेकन टू फिनिश द सेम वर्क, मतलब अगर आदमी ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस काम को ख़त्म होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन में आ जाएगा। मोर स्पीड लेस टाइम इज़ टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो अब यहाँ पे जितनी स्पीड आपकी ज़्यादा हो रही है लेकिन टाइम हमारा जो डिस्टेंस है वो देर से कवर हो रहा है। इसी तरह मोर मैन इज़ द कैंप एंड लेस नंबर ऑफ डेज फॉर फूड स्टॉक टू लास्ट, लेकिन आदमी ज़्यादा है कैंप में, अगर एक कैंप लगा हुआ है फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास फूड क्या होगा, स्टॉक कम होगा, ठीक है, लेस नंबर ऑफ डेज और दिन कम होंगे, और मतलब जाहिर सी बात है आदमी ज़्यादा होंगे दिन कम होंगे और स्टॉक भी कम हो जाएगा। मोर इज़ द कॉस्ट लेस यू कुड बाय विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, मोर इज़ द कॉस्ट लेस यू कुड बाय विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी जाहिर सी बात है अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन हमारी जो मनी होगी वो कम होगी, तो ये भी हमारा क्या आता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन बाय यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैन बी यूज्ड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस बाय यूनिटरी मेथड। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, इसके अलावा बाकी सारी एग्जाम्पल्स आपने खुद प्रैक्टिस वर्क पे करना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ़ 12 फ्लावर्स कॉस्ट ₹156 व्हाट डू 28 फ्लावर्स कॉस्ट। अब यहाँ पे आप देखें डायरेक्ट की बात आ रही है ना, कि अगर 12 फ्लावर की कॉस्ट 156 है, ठीक है, तो 28 फ्लावर्स की 156 से तो अबव होगी, मतलब कम फूल कम पैसे, ज़्यादा फूल तो ज़्यादा उसकी मनी। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मोर फ्लावर रिजल्ट इज मोर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ 12 फ्लावर्स इज इक्वल टू ₹156, ठीक है। अगर हम 1 की कॉस्ट फाइंड कर लेना तो हम 28 की भी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 6.1 में किया था, ठीक है। 12 फ्लावर्स हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 156, कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड करने से आंसर 13 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 28 फ्लावर्स, तो 28 को हम मतलब अब एक फ्लावर की कीमत ₹13 है, तो 28 फ्लावर्स को मतलब 28 फ्लावर्स लेने हैं तो उसको हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 364। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये आपने खुद अपना प्रैक्टिस वर्क में सॉल्व करना है। इसके बाद है इन्वर्स प्रोपोर्शन बाय यूनिटरी मेथड। रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इन्वर्स प्रोपोर्शन कैन बी सॉल्व यूजिंग यूनिटरी मेथड। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स यूनिटरी मेथड में हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन भी आता है, तो हम उसके लिए भी रीड कर लेते हैं। अगर हमारे पास 16 मैन है, ठीक है, 16 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 56 आवर। अगर 16 मैन है लेकिन वो एक मतलब बिल्ड कर लेते हैं 56 आवर्स में एक मतलब वॉल बिल्ड कर लेते हैं। हाउ मैनी मैन
विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 32 आवर्स। अब यहाँ पे बात आती है इन्वर्स की, क्योंकि सेम वर्क वो कर रहे हैं, मतलब 16 मैन थे, उन्होंने 56 आवर्स लगा के वही काम कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर इसी काम को 34 आवर्स में किया जाए तो इसका मतलब है अब यहाँ पे आवर्स कम हो रहे हैं लेकिन मैन्स तो ज़्यादा होंगे ना। आवर्स जब कम दे रहे हैं तो मैन ज़्यादा आएंगे। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, मोर द नंबर ऑफ मैन देन फास्टर दे विल बी बिल्ड द वॉल, लेस नंबर ऑफ डेज नीडेड। तो इसका मतलब ये है कि आवर्स हमारे पास कम है लेकिन मैन तो ज़्यादा हो जाएंगे ना। देखें अब मैन कम थे, आवर्स ज़्यादा थे, तो आवर्स कम आ रहे हैं तो मैन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें हमारे पास एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही होती है। एक डिक्रीज़ हो रही होती है तो दूसरी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही होती है। अगर हम इस क्वेश्चन को मतलब इस एग्जांपल को देखते हैं, नंबर ऑफ मैन हु बिल्ड द वॉल इन 56 आवर, 56 आवर्स में जितने मैन्स ने मतलब वॉल बिल्ड की 16 मैन्स ने। नंबर ऑफ मैन हु बिल्ड द वॉल इन 1 आवर, अगर 1 आवर में करेंगे तो इसको 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 56 के साथ। आप याद रखिएगा डायरेक्ट में हमने क्या करना होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने 1 की कीमत मालूम करनी होती है। सबसे पहले हमने डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। यहाँ पे 12 फ्लावर्स था, 1 फ्लावर की कीमत मालूम करेंगे, इस 12 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और नेक्स्ट 28 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इनवर्स में हमारे पास क्या होता है, पहले हमने मल्टीप्लाई करना होता है, बाद में हमने डिवाइड करना होता है, क्योंकि ये मतलब ऑपोजिट प्रोसेस है ना। तो स्टूडेंट 56 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हमने 32 आवर्स फाइंड करना था ना, तो 32 को हम डिवाइड कर देंगे और कटिंग करके हमारे ये आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इन 32 आवर्स वॉल इज़ बिल्ट बाय 28 मैन। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 12 फार्मर्स, ठीक है। 6.2 इसमें हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आज हमारा वर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 12 फार्मर्स हार्वेस्ट द क्रॉप्स इन 20 आवर्स, ठीक है। 12 फार्मर्स हैं, ठीक है, 12 किसान हैं जो कि फसल को काटते हैं, पकी हुई फसल को, ठीक है, 20 आवर्स में, ठीक है। 20 घंटे लगा के 12 फार्मर्स पकी हुई फसल की कटाई करते हैं। हाउ मैनी फार्मर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क, अब यहाँ पे सेम वर्क की बात आ रही है ना, इन 15 आवर्स। अब 15 आवर्स में वो कह रहे हैं कि 15 आवर्स में इसी वर्क को करने में कितने फार्मर रिक्वायर्ड होंगे। 20 आवर्स के लिए 12 फार्मर्स थे ना, लेकिन 15 आवर्स के लिए कितने फार्मर्स रिक्वायर होंगे, तो आवर्स उन्होंने कम कर दिए, तो इसका मतलब फार्मर्स ज़्यादा होंगे ना। जब आवर्स कम कर दिए तो सेम वर्क भी करना है तो टाइम भी देखना है। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि हमें 20 आवर्स में 12 फार्मर्स मतलब पकी हुई फसल को की कटाई करते हैं, लेकिन 15 आवर्स में कितने फार्मर्स कटाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है आवर्स कम है तो फार्मर्स भी ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है और नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी 15 आवर्स उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट में ही स्टार्ट करेंगे। Harvest the crops in 20 hours। अब 20 आवर्स में 12 फार्मर्स, ठीक है, यहाँ पे फार्मर्स भी राइट करेंगे हम। 20 आवर्स में 12 फार्मर्स पकी हुई फसल की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 1 फार्मर 1 आवर में कितना करेंगे। आपने स्टेटमेंट ये पूरी राइट करनी है, किसी बच्चे ने इस तरह नहीं राइट करना, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अब हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स इसको हम बाद में कट कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं अभी, मतलब बाद में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हार्वेस्ट द क्रॉप्स इन 15 आवर्स,
तो याद रहे जब 1 यूज़ करेंगे साथ में आवर्स के आगे एस नहीं लगेगा। 15 आवर्स 12 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय, अब हम इस 15 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कटिंग हो रही है, ठीक है। 3 5 ज़र 15, 3 4 ज़र 12, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, ठीक है। 4 4 ज़र 16, यहाँ पे लिख लेंगे फार्मर्स, 16 फार्मर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। द वेट ऑफ 56 बुक इज़ 8 kg, ठीक है। अगर हमारे पास 56 बुक्स हैं उसका वेट 8 kg है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 152 सच बुक्स। तो फ्रेंड्स आपको रीड करने से पता चल रहा होगा ये डायरेक्ट है कि 56 बुक्स का वेट 8 kg है, लेकिन 150 बुक्स का वेट जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे देखें बुक्स कम थी तो वेट भी कम था, यहाँ पे देखें वेट ज़्यादा है तो बुक्स ज़्यादा हैं तो वेट भी ज़्यादा होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेट ऑफ 56 बुक्स 8 kg, ठीक है। फिफ्टी 56 बुक्स का वेट 8 kg है। वेट ऑफ 1 बुक, ठीक है। तो आपने ऐसे राइट नहीं करना, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट मेथड है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थ्रू क्वेश्चन है। तो हम इस 56 को पहले डिवाइड कर देंगे। तो याद रहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पहले हमने डिवाइड करना है, बाद में हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनवर्स में हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में हमने डिवाइड करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने 152 बुक्स के लिए का वेट फाइंड करना था। वेट ऑफ 152 बुक्स, तो उसको हमने, ठीक है, डिवाइड किया हुआ था पहले, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 152 को। तो स्टूडेंट्स अब 8 1 ज़र 8, 8 7 ज़र 56, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 152 हो गया ना। 152 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 152 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने केजी लगाना है, तो आप साथ में केजी भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बात बता दूँ, आप लास्ट में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बुक्स को इधर लिखना है, केजी को इधर लिखना है। तो स्टूडेंट्स जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है ना, मतलब जो 2 टाइम्स होती है, जैसे 56 बुक्स और 152 बुक्स 2 टाइम्स आया था, जो मालूम करनी होती है उसको हमने इस साइड पे रखना होता है, ठीक है, राइट साइड पे। और जो हमें मतलब 2 चीज़ों की क्वांटिटी दे दी गई होती है, जैसे बुक्स की पहले 56 बुक्स 152 बुक्स, तो इसको हमने लेफ़्ट साइड पे रखना होता है। तो इस तरह हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम 152 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ, आपने प्रॉपर सा यहाँ पे साइड पे, ठीक है, इस तरह 152 को डिवाइड कर देना है 7 के साथ। 7 2 ज़ार 14, ठीक है। तो उसके बाद हम 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 7 2 ज़ार 14 होता है ना, तो 7 1 ज़ार 7, तो 12 में से 7 गए, 8 9 10 11 12, 5 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 0 आ जाएगा, 50 बन जाएगा। 7 7 ज़ार 49, 7 7 ज़ार 49, 7 8 ज़ार 56 होता है, तो 56 ग्रेटर नंबर है, तो हम 7 ही राइट करेंगे, ठीक है। 49, तो 1 रह जाएगा, ठीक है। पॉइंट तो लगा हुआ है, इस तरह 0 लग जाएगा। 7 1 ज़ार 7, तो ये आगे जाता जा रहा है, ठीक है। यहाँ 3 आ जाएगा, 10 में से 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, 21.71 kg, मतलब 152 बुक्स का वेट हो गया 21.71 kg। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, असद टाइप 450 वर्ड्स इन हाफ एन आवर, ठीक है। असद ने टाइपराइटर पे वर्ड्स टाइप किए, ठीक है, 450
वर्ड्स इन हाफ एन आवर, 30 मिनट्स में, मतलब हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। तो आप यहाँ पे लिख भी लीजिएगा ताकि आपको मालूम हो हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। ठीक है, तो असद ने 30 मिनट्स में 450 वर्ड्स को टाइप किया। अब हम देखते हैं हाउ मैनी वर्ड्स वुड ही टाइप इन 7 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स में उसने 450 वर्ड्स टाइप किए 7 मिनट में। तो जाहिर सी बात है 30 और 7 में कितना फ़र्क है, तो जाहिर सी बात है 7 मिनट में वो कम वर्ड्स टाइप करेगा। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स असद ने जो टाइप किए हैं वर्ड्स इन 30 मिनट्स, असद टाइप्स वर्ड्स इन 30 MINUTS मिनट्स। ठीक है, कितने वर्ड्स टाइप किए थे, तो यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। ठीक है, आपने बेशक यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नीचे राइट कर लिया 450 वर्ड्स। ठीक है, असद ने 30 मिनट्स में 450 वर्ड्स टाइप किए। क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो आपको पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में पहले हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम मल्टीप्लाई। तो 1 मिनट के लिए हम मालूम करेंगे उसने 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप किए, तो 450 को हम डिवाइड कर देंगे 30 के साथ, 0 0 से कट जाएगा। ठीक है, 3 1 3, 3 15 45, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे मतलब 15 वर्ड्स। ठीक है, क्या आएगा, 1 मिनट में उसने 15 वर्ड्स टाइप किए। अब हमने क्या करना है, 7 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप किए, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे असद टाइप्स वर्ड्स इन 7 मिनट्स। तो 7 मिनट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ और आंसर आ जाएगा 105 वर्ड्स। मतलब असद ने 7 मिनट्स में 105 वर्ड्स टाइप किए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, अ वर्कर इज पेड ₹7,500 फॉर 6 days वर्क, इफ़ ही वर्क्स फॉर 23 days हाउ मच विल ही गेट। तो फ्रेंड्स अब ये आप देखें कि इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक वर्कर है जिसको इज पेड 6 days, उसने 6 दिन काम किया। ठीक है, 6 दिन काम किया और उसको जो अमाउंट मिली वो थी 7,500। ठीक है, 6 दिन काम करने की अमाउंट है 7,500 रुपीज़ उस वर्कर के लिए। इफ़ ही वर्क्स फॉर 23 days, अगर वो 23 days और काम करता, मतलब 6 days की बजाय वो 23 days काम करता, तो जाहिर सी बात है उसको पेमेंट भी ज़्यादा मिलती, उसको अमाउंट भी ज़्यादा मिलती। हाउ मच विल ही गेट। तो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 डायरेक्ट के थे और क्वेश्चन नंबर 1 और 5 इनवर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम रीड करेंगे, हमें मालूम हो जाएगा। तो 23 days के लिए जाहिर सी बात है वो वर्क करेगा तो उसकी मतलब पेमेंट भी उसको ज़्यादा ही मिलेगी ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि हमने रीड किया कि वर्कर ने 6 day वर्क किया और उसको पे किए गए 7,500। तो हम यहाँ पे पेड फॉर 6 days वर्क। ठीक है, 6 दिन अगर उसने काम किया तो उसको कितने पैसे मिल गए, 7,500। अगर वो 1 दिन काम करता, पेड फॉर 1 day, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो पहले हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब हम 1 राइट करते हैं तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है, 7 वाली वैल्यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कटिंग भी कर सकते हैं फर्स्ट में, स्टार्ट में ही। ठीक है, जैसे 2 3 6, 2 से कर लेते हैं स्टार्ट में। 2 3 मतलब एक ही हमने डिजिट लेना है कोई सा भी जो जिससे न्यूमरेटर भी कट हो रहा हो, डिनोमिनेटर भी कट हो रहा हो। 2 3 6, तो 2 जब हम 7,500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट होगा 3750 से कट होगा। ठीक है,
उसके बाद 3 1 3 3750 को जब डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 1250 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कितने रुपीस मिले? 1250 रुपीज़ उसने 1 डे में, मतलब अगर वो एक दिन काम करता है तो उसको इतनी अमाउंट मिलती है 1250। लेकिन अगर वो 23 डेज काम करता, पेड फॉर 23 डेज, तो 1 डे था तो इसलिए हमने डे लिखा था। आप डेज ज़्यादा हैं तो एस लगाएंगे, ठीक है। 23 डेज़ के लिए वर्क करता तो हमने इस वैल्यू को, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है 1250 को 23 के साथ। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी उसकी जो रुपीस हो जाएगी वो 28,750 रुपीस होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, आ वर्कर a water tank can be filled in 7 hours by 5 equal size pump working together। ठीक है, एक वाटर टैंक है, वो फिल किया जाता है 7 आवर्स में और 5 इक्वल साइज़ के पम्प्स हैं, मतलब जो पम्प्स वर्किंग टुगेदर, जो 5 इक्वल साइज़ के पम्प्स हैं और मतलब साइज़ उनका सेम है और वो 7 घंटे लगते हैं उनको फिल करने में। ठीक है, 5 पम्प्स हैं और उनको 7 घंटे लगते हैं फिल करने में। हाउ मच टाइम विल 7 पम्प्स टेक टू फिल इट अप। तो स्टूडेंट्स 7 पम्प्स को फिल करने में कितना टाइम स्पेंड होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि 5 इक्वल साइज़ के पंप हैं जो कि इकट्ठे काम करते हैं और वो 7 आवर्स में फिल होते हैं। ठीक है, 7 आवर्स में। तो लेकिन 7 पम्प्स हैं जो कि मतलब पम्प्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो वो कहते हैं हाउ मच टाइम, तो कितना टाइम लगेगा। जाहिर सी बात है, तो पम्प्स बढ़ाए हैं तो इसका मतलब टाइम भी, पम्प्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं तो इसका मतलब टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए ये होगा हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टाइम टू फिल 5 पम्प्स, मतलब 5 पम्प्स को फिल करने के लिए जो टाइम हुआ था, टाइम टू फिल 7 आवर्स, मतलब 7 घंटे लगे थे 5 पम्प्स को फिल करने में। लेकिन 7 पम्प्स को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम टू फिल 1 पम्प, 1 पम्प के लिए 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, मतलब 35 आवर्स फर्ज किया कि हमारे पास यहाँ पे लगे। ठीक है, 1 पम्प को फिल करने के लिए। तो 35 को मतलब अगर हम यहाँ पे मतलब रहने दें, ठीक है, 35 को अब हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो 7 5 35, तो 5 आवर्स लगेंगे 7 पम्प्स को फिल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने ये अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपने नोट कर लेने हैं और आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है रफ वर्क पे।